अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर जो मेरा टॉपिक है वो है बैरियर टाउन कराची का माजी जो गुजर चुका है, पास्ट, करंट, मौजूदा सूरत हाल और आने वाला फ्यूचर। बैरियर टाउन कराची की तरफ से जो अभी तक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हुई हैं। इन सारे सवालात के जवाबात के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है राना अदनान मुदस्सिर साहब को। हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ये सारे सवालात करते हैं और इनका जवाब जानते हैं कि आखिर में हकीकत क्या है, ये सारी चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। तो आइए हम राना अदनान मुदस्सिर साहब की तरफ चलते हैं। जी, तो मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर साहब। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सर, मेरा वीडियो का टॉपिक है बीटी के पास्ट, करंट और फ्यूचर। ठीक है। देखिए, बैरियर टाउन की तरफ से आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा है, बहुत सारी बिल्डिंग्स, घर यहाँ पे बन गए हैं, आबाद हो गया है, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, काफ़ी हद तक मार्केट बन चुकी है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये तो है पॉजिटिव चीज़ें जो लोगों को रियलिटी में आते हैं तो नज़र आती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जो सिर्फ डिस्कशन की हद तक है, रियलिटी में उनका वजूद नहीं है, लेकिन इनके सवालात बहुत ज़्यादा निकलते हैं। मेरा मैंने चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट में लेके लिखा है कि ओवर सेलिंग जो बैरियर टाउन कराची के अंदर 2014 में लॉन्चिंग हुई, यहाँ पे बैलेटिंग, नॉन बैलेटिंग का एक कॉन्सेप्ट था कि फॉर्म बिके, बहुत ज़्यादा फॉर्म बिक गए और उसके बाद जब बैलेटिंग हुई, उनके नंबर अलॉट हुए, तो वो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन तक भी 2024 तक भी परेशान है, उनके वजूद में कुछ नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कागज का टुकड़ा बनी हुई है। तो ये चीजें किस तरह से हो रही हैं? अच्छा अबू बकर, ये काफी क्रिटिकल सवाल है और मेरा ख्याल है कि माजी में ऐसा हुआ भी है जहाँ पे हमारी काफी सारी वीडियोस भी हैं इस पे कि जहाँ बैरियर टाउन ने गलतियां की हैं, हमने उन चीजों को डिस्कस भी किया और हमने कोशिश की कि हम कस्टमर्स को भरपूर अंदाज में गाइड कर सकें कि किस तरह से अगर बैरियर टाउन में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, किस तरह से करना है, कौन सा बेहतरीन टाइम होगा बाइंग का, कौन सा बेहतरीन टाइम होगा कि प्रॉपर आप स्टे करें एज एन इन्वेस्टर, और एंड यूजर के लिए कौन सा बेहतरीन टाइम है कि आप लोग इस टाइम बाय करें और फिर अपनी प्रॉपर्टी को एंड यूजर के तौर पे आप लॉन्गर रन में यानी लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब जो चीज थी ओवर सेलिंग वाला पॉइंट, ये जब साल 2014 से आप शुरू कर रहे हैं तो इसमें एक टाइम आया, आज बैरियर टाउन के मुतासरीन की जो फहरिस्त है ना वो बहुत लंबी फहरिस्त थी। अब तो मेरा ख्याल है कि वो जितनी एफर्ट्स जमात इस्लामी ने की, बैरियर टाउन के कस्टमर्स ने जो प्रोटेस्ट किए थे, ये सारे मामला हुए, उसके बाद वो तो मेरा ख्याल अब चंद हजार या चंद सौ रह गए होंगे अब तक जो मेरी मौजूद आज भी है। लेकिन वो लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं कि बैरियर टाउन इसका कोई पॉजिटिव सोल्यूशन दे दे। लेकिन हम लोगों ने बारहा इन चीज़ों को रियलाइज करवाया अपने कस्टमर्स को कि बैरियर टाउन की तरफ से जो भी चीज़ें ये गलत हुई हैं उसमें खैर बैरियर टाउन भी एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था, लेकिन एमडी की तरफ से लैंड का ना मिलना या कुछ ऐसी लैंड्स जिनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाना और फिर बैरियर टाउन की ओवर एक्सपेक्टेशन थी। मेरा ये ख्याल है कि जो फाइल बेचने का अमल है ये बैरियर टाउन या डीएचए या कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने शुरू किया था, लेकिन अब वापस ये लोग भी अपने उसी पॉइंट पे आ गए कि अब फॉर्म कोई भी नहीं बेचता। अच्छा। अब क्या है, अब उन्होंने पैटर्न चेंज कर लिया। अब बैरियर टाउन का पैटर्न भी चेंज है कि अब फॉर्म या इस तरह की फाइल कोई नहीं बिकती, अब प्रॉपर बुकिंग होती है कि यानी क्या होता है कि हर सिंगल सेल के इवज बैरियर टाउन को एक प्लॉट देना ही देना। मतलब वो नंबर के साथ फॉर्म होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्लॉट्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ सेल्स होंगी। अच्छा, ये माजी में जो साल 2014 में हुआ उससे लेके आज साल 2024 में हम लोग बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस दौरानिये में जितनी भी यानी ये चीजें हमारे सामने आई, लोग परेशान थे, मेरा ख्याल उसकी वजह यही था, वो ओवर सेलिंग जो आप ठीक कह रहे हैं और बैरियर टाउन की ओवर एक्सपेक्टेशन थी या हमारे कस्टमर्स की ओवर एक्सपेक्टेशन भी कि जिन्होंने जिनको चाहिए था कि वो अगर एक प्लॉट खरीदने की सकत रखते हैं तो उन लोगों ने कुछ वहां पे 10 फॉर्म खरीद लिए थे। लालच का फिगर भी था और फिर लोग ये कहते थे कि फॉर्म ही हम सेल कर देंगे, जब प्लॉट इनको अलॉट होगा तो हम शायद इंस्टॉलमेंट प्लान को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन इससे आगे अगर थोड़ा सा चले ना तो मैं आप लोगों को बताऊं कि बैरियर टाउन ने जब ये सारे केस वगैरह हुए तो फिर बैरियर टाउन ने इनके प्रॉपर सोल्यूशंस दिए कि या तो आप रिफंड क्लेम कर लें। अच्छा, बैरियर टाउन ने ये कहा था बैक इन 2018 एंड 19 की बात कर रहा हूँ, पॉलिसी आई थी कि रिफंड ले लें आप लोग। बैरियर स्पोर्ट्स सिटी, बैरियर पैराडाइज या ओल्ड बीटीके के सारे जिन लोगों की फाइल्स या ये चीजें
जब बैरियर टाउन के आप कह लें प्रीमिसेस डिफाइन किए गए, तो इन लोगों को कहा गया कि आप रिफंड अगर लेना रिफंड ले लें या रीलोकेट करवा लें, या जिन लोगों की मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं तो अपनी अगर अमाउंट कुछ भी पे की हुई है तो वो सारी की सारी अमाउंट अपनी किसी एक प्रॉपर्टी में एडजस्ट कर लें आप लोग। मतलब ये देखें ना, बहुत सारे लोग थे, आपने रिफंड का यहाँ पे एक बात की है, मैं यहाँ से फिर एक सवाल निकालूंगा आपकी बात से कि रिफंड के लिए भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, बिल्कुल रिफंड स्लिप्स भी मिली गई थी जी, फिर भी उनको बैरिया ने कैश नहीं दिया। वो अपनी रिफंड स्लिप्स लेके मार्केट में घूमते रहे मर्चेंट के लिए, उनको सेल करने के लिए। जब वो अपना एक कागज का टुकड़ा लेके आते थे, बिहाइंड द सीन प्लॉट था 500 गज का या 250 गज, 1000 गज का भी था, बिल्कुल, लेकिन कागज का टुकड़े का वजूद कोई नहीं था। वो 1 करोड़ की पेमेंट उनकी इंस्टॉलमेंट की भी पेड थी, बाकी चीजें भी पेड थी, लेकिन जब सेल करने के लिए आते थे हम डीलर हजरात उनको रेट दे रहे थे 40% माइनस का, 50% माइनस का। उनका क्या कसूर? अच्छा, अब उस पे देखिए उनका कसूर ऐसा नहीं था अबू बकर अगर हम कहें, लेकिन जिन लोगों ने टाइमली रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया ना, उन लोगों को शुरू में, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि उन लोगों की लिस्ट बनी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात थी। बैरियर टाउन के काउंटर से रिफंड के चेक्स भी मिले, और फिर एक टाइम आया जिन लोगों के चेक्स फौरी क्लियर भी होते थे। अच्छा, वो स्मॉल चंक्स में भी अगर किसी की फॉर एग्जांपल 10 मिलियन की अमाउंट है, उन्हें 1 मिलियन के 10 चेक्स भी मिले, और वो डिफरेंट टाइमलाइन पे उनके क्लियर भी हुए। मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड्स भी हैं, और उस टाइम पे मैं खुद भी यानी जब हम हेड ऑफिस विजिट करते थे, हमें मल्टीपल कस्टमर्स ऐसे मशवरा करके जब रिफंड अप्लाई करते थे या अपनी फर्दर प्रॉपर्टीज में एडजस्ट कर लेते थे। अच्छा, हुआ क्या कि बीच में जब बैरियर टाउन के गेट पे जलाओ गिराव हुआ या कोई क्राइसिस ऐसे आ गए, फिर कोविड का फेज आ गया, फिर एग्जैक्टली फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, फिर यानी बैरियर टाउन के अपने हालात थोड़े से मैं समझता हूँ खराब हुए। फिर एक टाइम आया जब बैरियर टाउन के दिए गए चेक भी कैश नहीं हुए, फिर जमात इस्लामी कूद पड़ा कि ये चेक दे के भी कमिट करके भी बैरियर टाउन जो है वो गलत कर रहा है। फिर जमात इस्लामी ने लोगों के हक में आवाज उठाई। फिर क्या हुआ, इदारा नूर हक जो यहाँ कराची शहर में है जमात इस्लामी का, यहाँ पे फिर कुछ मीटिंग्स भी हुई, मलिक साहब की भी कुछ मीटिंग्स ऑन रिकॉर्ड हैं, सब लोग जानते हैं इसको। फिर क्या डिसाइड हुआ कि अब पे ऑर्डर्स दिया जाएंगे, चेक्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें एक और भी पहलू डिस्कस हुआ, जो डेवलपमेंट चार्जेस 35% इंक्रीज कर रहे थे, उसको भी फॉर द टाइम बीइंग जो था वो आगे डिले कर दिया गया। अब मुस्तकबिल में जाके कभी लगेंगे या नहीं लगेंगे वो अलग बात है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस चीज को, चैप्टर को क्लोज करवा दिया गया था कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या था कि फिर जिन लोगों ने, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात थी, जो लोग पहले अप्लाई कर चुके थे उनको रिफंड मिलता रहा। उसके बाद फिर पे ऑर्डर्स भी गए, फिर मैंने तकरीबन 100 तकरीबात वहां मुनक्कद की गई जमात इस्लामी के इदारा नूरुल हक में, जहां पे जिसमें से बहुत सारी मैंने अटेंड की हैं, 100 की 100 नहीं की, लेकिन बहुत सारी मैंने अटेंड की जिसमें लोगों को रिफंड के चेक्स या पे ऑर्डर्स मिला करते थे। और वो उसकी फिर 100वीं तकरीब का जो एक कह लें कि ग्रैंड सेरेमनी थी, वो भी हमने अटेंड की थी, और उस पर वीडियोस भी मेरी मौजूद है। अच्छा, अभी मैं ये समझता हूँ ये तो बैरियर टाउन का एक ऐसा फेज था जिसमें लोगों को समझने, बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हुई, और एक खास ऐसा तबका था जिन लोगों को शायद अपनी प्रॉपर्टी टाइम पे मिल गई, वो खुश भी बहुत थे। और आज मैं समझता हूँ साल 2024 में बैठ के अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जहां मैं ये कहता हूँ कि बैरियर टाउन ने इनकलाब बर्पा कर दिया है पाकिस्तान की तारीख में, यानी रियल एस्टेट की तारीख बदल के रख दी है। तो वहाँ ये भी कहूँगा लाइफस्टाइल नया इंट्रोड्यूस करवाया, यानी ये लाइफस्टाइल पहले शायद ही किसी सोसाइटी के पास था, या अगर था तो उनका स्केल बहुत छोटा था। कंपैरिजन के हिसाब से देखते हैं तो कहीं भी नजर नहीं आता। फिर बैरियर टाउन वर्सेस बैरियर टाउन ही बनता है, क्योंकि हमें कभी भी, अब ये डीएचए फेज 9 लगा लें आप डीएचए सिटी का, अब ये देख लें 20-25 साल पुरानी कहानी, अब ये 10 साल की डेवलपमेंट देख लें आप। हाँ, और वहां पे कुछ भी नहीं। और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को मैं हमेशा कहता हूँ, जो पॉजिटिवली मैं लेके चलूँ तो कंस्ट्रक्शन अभी 4-5 साल मिले थे कंस्ट्रक्शन को बैरियर टाउन में। 4-5 सालों में से भी मैं समझता हूँ जो ढंग का काम हुआ वो 2 साल हुआ है। बीच में गेट पे आग लगा दी गई, गिराव जलाव हुआ, यानी जो एंटी बैरियर ग्रुप्स थे वो एक्टिव हो गए थे। फिर कोविड-19 वाला फेज आ गया, फिर वो कोविड वाला दुरानिया भी आप 1 साल का उड़ा दें। फिर इसी तरह महंगाई और फिर गवर्नमेंट की नॉन स्टेबिलिटी, फिर ये सिचुएशन अगर कहेंगे। और मैं आज मतलब ऑन रिकॉर्ड जो मेरे पास है वो है पीपीएल टीम के जो सर्वे किया हुआ है,
1000 से 1200 बिल्डिंग्स आज बैरियर टाउन में मौजूद है। बिल्कुल ऐसी ही नजर ठीक है, और ये 2-3 साल की एफर्ट्स, ये 5 साल की मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल ये 2-3 साल। मेरे को पोजीशन मिला था कमर्शियल का, बिल्कुल और 22 तक हमें ये चीजें बनती नजर आई। सर ये तो मैंने आपसे सवाल कर लिया था ओवर सेलिंग, जो कि हमारा काफी लेंथी हो गया जी। अब सेकंड जो मेरा सवाल है वो थोड़ा सा टफ होगा जी जी उसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि इसकी वजाहत बहुत जरूरी है। ओवर सेलिंग होगी, लोग आउट ऑफ बाउंड्री चले गए, रिफंड वाली पॉलिसी आ गई, चेक मिलना शुरू हो गए, पे ऑर्डर मिलना शुरू हो गए, लेकिन जिनको प्लॉट अलाट हुए थे नंबर के साथ जी, उनका प्लॉट प्रिसन 33 के अंदर था, स्ट्रीट 5 का 5 नंबर कॉर्नर, एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा ठीक है, ठीक। लेकिन अभी एक टाइम ऐसा गुजरा आज से भी 1 साल पहले कि उनके प्लॉट को रीलोकेट कर दिया गया। उसकी क्या वजह है? उसकी इंस्टॉलमेंट भी सारी कंप्लीट है, ठीक है, उसके पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस भी कंप्लीट है, जितने ड्यूज थे कस्टमर ने सारे क्लियर किए बैरिया को। ठीक है। लेकिन जब वो अपनी कंफर्मेशन के लिए आया, उन्होंने आगे पता किया या बैरिया की तरफ से मेल उनको चला जाता है कि भाई आपका प्लॉट रीलोकेट हो रहा है, इसकी क्या वजूहत? अच्छा अबू बकर, ये बिल्कुल अच्छा सवाल है, नाज़रीन को मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, रीलोकेशन का जो सवाल उठाया आपने, ये पहली दफा नहीं हुआ, और रीलोकेशन सिर्फ प्रीसिंक्ट 33 में नहीं हुई, और भी बहुत सारी मैं एग्जांपल आपको कोट करूंगा, लेकिन पहले मैं आपके सवाल को आंसर कर लूं कि प्रीसिंक्ट 33 का वो एरिया जो यानी स्ट्रीट्स थी उनको और मैप को चेंज किया गया, या वो स्ट्रीट्स ही जो है मैप से ख़त्म कर दी गई, उसकी रीज़न ये हुई थी कि बैरिया टाउन के जब प्रीमिसेस डिफाइन किए गए, और प्रीमिसेस डिफाइन करने के बाद बैरिया टाउन का एमडीए का जो एमडीए की तरफ से क्लियर लैंड पेश की गई, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मैप वगैरह प्रीमिसेस डिफाइन किए गए, और इसके साथ साथ बैरिया टाउन ने खुद भी अपने प्रीमिसेस को डिफाइन किया कि ये एग्जैक्ट वो लैंड है जो हमारे पास है। इससे पहले वाले जो शायद बैरिया की एक्सपेक्टेशन थी, ये बैरिया ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें ये लैंड भी मिल जाएगी, इसलिए उसके ऊपर भी इन लोगों ने वो मैप वगैरह दे के उस जगह को सेल करने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बैरिया टाउन ने कुछ जल्दबाजी कर ली होगी, लेकिन अपनी इन गलतियों को सुधारने के लिए ही अगर रीलोकेट किया तो वो सेम लोकेशन है, मतलब मैं ये समझ लें कि उसमें चंद किलोमीटर का भी फासला नहीं आया, सेम प्रीमिसेस है, सिर्फ एक जगह से आप ये कह लें कि राइट लेफ्ट हुआ है। और जो क्लियर लैंड है 100% जो आज बैरिया टाउन की मलकियत है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी एक्नॉलेज कर चुका है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान डिपार्टमेंट भी, एमडीए भी और एसबीसीए भी, और तो मेरा ख्याल है कि वो नक्शे के मुताबिक अगर हमारे कस्टमर्स को प्रॉपर्टी मिली है तो ये ज्यादा पॉजिटिव बात है। और प्रीसिंक्ट 33 का यहाँ जिक्र किया आपने, मैं इसके साथ साथ कहूंगा प्रीसिंक्ट 29 ABCD के साथ भी यही हुआ, और प्रीसिंक्ट 32 ABCD का जो एरिया था जहाँ पे 125 गज, 250 या 500 गज के प्लॉट्स थे, उनको भी रीलोकेट करके बैरिया ग्रीन्स के करीब प्रीसिंक्ट 61, 62 और 63 का एरिया दिया गया था। और इसी तरह प्रीसिंक्ट 37 में उसकी लोकेशन भी चेंज कर दी गई, बैरिया पैराडाइज के या बैरिया स्पोर्ट सिटी के कुछ एरियाज थे जो प्रीमिसेस के अंदर आए, और जो प्रीमिसेस के बाहर चले गए थे उनको रीलोकेट किया गया, और फिर लेटर्स भी लिखे गए थे कस्टमर्स को कि आपकी चॉइस क्या है, कि आप कौन से पर्टिकुलर एरिया में लेना चाहते हैं। तो कुछ कस्टमर्स ने अपनी चॉइस बताई थी, अब जिन कस्टमर्स ने चॉइस ही नहीं बताई तो फिर उनको सेम प्रीमिसेस में बैरिया टाउन ने एडजस्ट कर दिया था, और इस तरह के रीलोकेट हो के जो प्रॉपर्टीज मिली हैं या जो प्लॉट्स, अपार्टमेंट या विलास मिले हैं लोगों को, तो ऐसे कस्टमर्स और उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। और अगर कोई फॉर एग्जांपल प्रीसिंक्ट 54 का वो एरिया जो बाउंड्री वॉल से बाहर चला गया था या जो नॉन डेवलप एरिया था, और उसके साथ आज जब हमारे पास क्लियर मैप भी मौजूद है, क्लियर डेवलपमेंट भी मौजूद है, हम लोगों की रिकॉर्ड बैरिया टाउन से निकलवा के हम वहाँ क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह से आप लोग इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ठीक है, और मेरा ये ख्याल है कि ये पॉजिटिव स्टेप था बैरिया टाउन की तरफ से रीलोकेट करना, और अगर बिल्कुल ही बैरिया टाउन उससे हाथ उठा लेता या ना डेवलप करने की तरफ आते या डिलीवर करने की तरफ ही ना आते, तो फिर बैरिया टाउन की बदनीति सामने आती। तो मेरा ये ख्याल में रीलोकेट करना अब वक्ती तौर पे हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बैरिया टाउन की तरफ से किया गया एक पॉजिटिव स्टेप है। अच्छा, अभी पास के हवाले से मैं सेकंड जो चीज़ लेके आऊँगा, पहले हमने बैरिया टाउन को डिस्कस की है, बैरिया टाउन के जो भी मामला हुए थे, ये भी मेरा जो सवाल है अंडर बैरिया टाउन है। देखिए जिस तरह से 2014 की प्रैक्टिस हुई बैरिया टाउन की सेलिंग की, और उसके बाद फॉर्म की, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया सारा, ओवर सेलिंग में चीजें आई, फिर 2014 में 2018 का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है बिल्डर के थ्रू। बिल्कुल, बिल्डर आ जाता है मार्केट के अंदर,
कमर्शियल प्लॉट खरीदना शुरू हो जाते हैं। कमर्शियल प्लॉट की प्राइसेस जरूरत से ज्यादा ऊपर चली जाती है। बहरिया बिल्डर्स को ऑफर कर देता है कि आप पूरे प्लॉट की 60% पेमेंट करें, 40% आप पेमेंट जो है वो आप उसके थ्रू करें, मर्जी के थ्रू करें। जी बिल्कुल। बिल्डर कर देता है। फिर बिल्डर की ओवर सेलिंग शुरू हो जाती है। दो कॉन्सेप्ट आ गए ना, एक था बहरिया का ओवर सेलिंग जी, और फिर बिल्डर 2018 में आ गया। बिल्डर ने आके ओवर सेलिंग शुरू कर दी। आज के टाइम पीरियड में बहुत सारा बिल्डर ऐसे है जो वजूद में नहीं है, पेमेंटें ली हुई हैं, बुकिंग बेची हुई है, लेकिन आज वजूद में नहीं है। जो वजूद में है वो अपना काम रोक के बैठे हुए हैं, और जो रेडी हैं वो अभी तक पोजीशन नहीं दे रहे, डिलीवर नहीं कर रहे। तो ये चीजें कौन इसका जिम्मेदार है, जो रियलिटी में अगर हम बात करते हैं? अच्छा देखिए, बहरिया टाउन के प्रीमिसेस के अंदर, ये बहरिया टाउन की जो रियल एस्टेट मार्केट है, यहाँ पे बैठ के कोई भी काम कर रहा होगा, बहरिया टाउन उसको ओन करे या ना करे, ठीक है। मैं अपने वर्ड्स बड़े मोहतात अल्फाज में ये बात कर रहा हूँ कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट इसको जिम्मेदारी ले या जिम्मेदारी ना ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ये बात हकीकत है कि यहाँ पे बैठ के किसी भी तरह की गई ट्रांजैक्शन जो यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट की है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जो बुकिंग है, ये बिल्डर डेवलपर्स की बात कर रहे हैं आप। बिल्डर्स अगर कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर बुकिंग लेता है, वो अपनी लिमिट्स में रह के बुकिंग कर लेता है या ओवर सेलिंग करता है, तो इसकी जिम्मेदारी बहरिया टाउन पर ही आयद होती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कि आज से पहले बहरिया टाउन के इसके ऊपर तासुरात क्या थे, अभी क्या है, और आने वाले टाइम में क्या होंगे। अच्छा देखिए, मुझे ये लगता है जाती तौर पे, मैं अपने नाज़रीन से मुखातिब होकर ये चीज कहूंगा, मेरी जाती राय नाज़रीन ये है कि बहरिया टाउन ने अपनी माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, यहाँ पे जब कमर्शियल प्लॉट्स वो 500 गज का हो, 200 गज का हो, या 2000 गज का हो, या 8000 गज का हो, जब एक पीस ऑफ लैंड कमर्शियल बहरिया टाउन ने किसी भी कस्टमर को सेल किया, वो लोग एज ए बिल्डर, एज ए डेवलपर मार्केट में आए, और उन लोगों ने अपनी यानी यहाँ पे आके अपनी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर बुकिंग लेना स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बुकिंग अपनी बिल्कुल ट्रू सेंस के मुताबिक उसी तरह ली जितनी बनती थी। फॉर एग्जांपल, अगर एक 100 अपार्टमेंट है एक बिल्डिंग में, तो 100 लोगों को सेल किया ऑब्वियसली, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में। आई कैन मेंशन द नेम, जिस तरह से अबुल कासिम का बहुत अच्छा नाम है, डोमिनियन वालों ने बड़ा अच्छा किया है, और भी मैं समझता हूँ XYZ बहुत सारे लोग हैं। वो अगर मैं फहरिस्त गिनवाना शुरू करूं तो शायद हमारा बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया। अब इसके बरक्स हम लोग क्या बात करें, या अबू बकर साहब का जो सवाल है वो ये है कि जो ओवर सेलिंग इन बिल्डर्स ने की, कुछ लोग अभी मार्केट में हैं, कुछ लोग भाग चुके हैं, कुछ लोग अभी फेस ही नहीं कर पा रहे, तो उनका कौन जिम्मेदार है? देखिए, बहरिया टाउन ने मेरी फिर ये जाती राय है कि बहरिया टाउन ने अभी ये जो प्राइवेट बिल्डर का ये दुरानिया, ये एक फेज गुजरा है, इस दौरान बहुत कुछ सीखा भी है। और मुझे ये लगता है कि इस टाइम फ्रेम में बहरिया टाउन ने कोई पॉलिसीज या बायलॉज इस तरह के अच्छे डिजाइन ही नहीं किए थे जिसको फॉलो किया जाए और लोगों का रिकॉर्ड रखा जाए, या लोगों के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, अब एक मार्केट से फीडबैक ये आता है, हमारे कस्टमर्स का भी फीडबैक ये होता है, मेरी जाती राय भी ये है, अगर किसी प्लॉट के ऊपर एक बिल्डर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को NOC फॉर सेल बहरिया टाउन की तरफ से इशू होनी चाहिए कि यस, दिस पर्टिकुलर प्लॉट इज क्लियर फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, और अब इस प्लॉट के ऊपर एक प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहा है, उसकी अप्रूवल्स हमने दे दी है, और अब इसकी NOC हमारी तरफ से जारी है, अब आप सेल कर सकता है ये बिल्डर। और अब कस्टमर्स को भी एक मैसेज चला गया कि ये NOC फॉर सेल्स है, अब ये सेल अगर कर रहे हैं तो ये ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद जब तक वो अगले 4 साल या 5 साल तक बिल्डिंग नहीं बनती, उस दौरान उस प्लॉट की ट्रांजैक्शन अगर करनी है, तो वो ट्रांजैक्शन इस तरह से ओपन मार्केट में ना हो, यानी इजी ना हो, उसके लिए कुछ बैरियर्स लगा दिए जाए। मैं ये नहीं कहता कि वो नॉन ट्रांसफर हो या वो ट्रांसफरेबल रहे ही ना, आप लोग बैरिकेड लगा दें, लेकिन इतने बैरियर जरूर लगाएं कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरा प्लॉट है 8000 गज का, मैं उस प्लॉट को बेचने के लिए जा रहा हूं, मैं अबू बकर साहब के नाम पे कर रहा हूं, तो मुझे कम से कम पुराना रिकॉर्ड देना चाहिए कि मैंने इन 8000 लोगों को अपना ये माल बेचा हुआ है, और अब मेरा ये आगे प्लान है, और मैं इस वजह से आगे बेच रहा हूँ। तो इसमें कुछ ना कुछ पॉलिसीज डिफाइन होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है, मेरी नजर में नहीं है। अगर हैं भी तो वो फिर एप्लीकेबल नहीं है। फिर मार्केट में जो लोग आए जिन्होंने ढेरों यहाँ पे बुकिंग्स की और ओवर सेलिंग की, जिस तरह अबू बकर के सवाल के मुताबिक,
तो वो लोग आज कहाँ चले गए, उन लोगों को कौन देख रहा है? डीलर्स या बिल्डर्स कमेटियां बनी हुई हैं, वहां पे चीजें आती हैं, कंप्लेन्स आती हैं, रिपोर्ट की जाती हैं, हेड ऑफिस का अमला भी उसको देखता है, हेड ऑफिस में भी बहुत सारी चीजें रिपोर्ट होती हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जाते हैं। लेकिन वंस अगेन ये उन्हीं लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं जो लोग मार्केट का हिस्सा है, मार्केट में रहना चाहते हैं, जो लोग यानी खुशकिस्मती से अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग मार्केट में हैं ही नहीं, उन लोगों के ऊपर बैरियर टाउन का क्या एक्शन है? अब ये सवाल वाकई क्रिटिकल है। इसका मेरा एक मैसेज, ये सॉफ्ट मैसेज और सॉफ्ट रिमाइंडर बैरियर टाउन मैनेजमेंट की तरफ भी जाएगा कि बैरियर टाउन मैनेजमेंट को इन चीजों की तरफ देखना चाहिए, बल्कि ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने वाली इन्वेस्टमेंट हमारे ओवरसीज कस्टमर्स की है और ओवरसीज कस्टमर्स का ज्यादा एतबार बैरियर टाउन के टाइटल पर है। अब बैरियर टाउन के अंदर बैठ के XYZ मतलब कोई भी लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, उन चीजों की अहमियत बाद में है, लेकिन ये जिम्मेदारी आयद बैरियर टाउन मैनेजमेंट पर ही है, आज भी, कल भी और आने वाले टाइम में भी। तो ये चीजें बैरियर टाउन आज इनको ओन करना शुरू कर दे या थोड़ा टाइम बाद जाके जिम्मेदारी लेगा, ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है। लेकिन वंस अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि बैरियर टाउन को ही इन चीजों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेके देखना है। अच्छा, अब जो जिन लोगों की बुकिंग थी, ओवर सेलिंग हो गई या बिल्डर्स मार्केट में नहीं है, उनका क्या पुरसाने हाल है, कौन लोग उनको देखेंगे? इनके लिए मैं नाज़रीन आपको ये मैसेज दूं कि बैरियर टाउन में बिल्डर्स और डीलर्स कमेटियां बनी हुई हैं। अगर आपका कोई ऐसा केस है, आप लोग वहां रिपोर्ट कर सकते हैं, टीम PPL भी आपको हेल्प आउट कर सकती है, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। और इसके पैरेलल जो बैरियर टाउन के हेड ऑफिस में भी जो कंप्लेंट सेल है, वहां पे भी आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं और बैरियर टाउन भी आपको कोई ना कोई इसका प्रॉपर सोल्यूशन इंशाल्लाह देगा। तो इस पे फर्दर बात की जा सकती है। तो जिस तरह से सर मैंने आपसे पास्ट के हवाले से चीज़ें डिस्कस की हैं और जो भी बैरियर टाउन के मामला थे आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो रही है, लेकिन ये सुनने वालों के लिए बहुत एक अहमियत की अमल होगी जी। अभी मैं बात करूंगा करंट मार्केट के हवाले से। मार्केट के अंदर डिफरेंट चैनल्स पे हमें रूमर्स भी देखने को मिल रहे हैं। हकीकत हम खुद भी मार्केट में प्रैक्टिस करके देख रहे हैं कि क्या वाकई ही मार्केट 40 या 50% कमी की तरफ आई है, ये रियलिटी की कमी है या कोई आर्टिफिशियल बूम हमें नजर आ रहा है इस चीज में? अच्छा देखें अबू बकर, मैं आपको इस तरह से इसका जवाब दूंगा कि मार्केट वाकई डाउन हुई है और साल 2023 मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रियल एस्टेट की जो सूरत हाल थी वो इस दौरान काफी बुरी रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और रेट्स काफी कम हुए। उसमें देखिए दो तरह के फैक्टर्स हैं, कुछ आउटर फैक्टर्स जिसे मैं कहता हूँ मार्केट के, वो बैरूनी फैक्टर्स जिनकी वजह से बैरियर टाउन की रियल एस्टेट मार्केट डाउन हुई। पूरे पाकिस्तान की तो हुई, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं समझता हूँ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, जहां बैरियर टाउन के अपने गलतियां हैं जिस वजह से मार्केट डाउन हुई। तो ये मैं जरूर कन्वे करना चाहूंगा। अच्छा देखिए, बैरियर टाउन की रियल एस्टेट मार्केट बहुत डाउन गई। आज मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि 40 से 50% तक की प्राइस में कमी आ चुकी है। इसके दो फैक्टर्स हैं बेसिकली। हम इसको इस तरह से कैटेगराइज करेंगे, कुछ आउटर फैक्टर्स हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स बनते हैं। आउटर फैक्टर्स में डॉलर का रेट ऊपर जाना, इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड होना, और फिर आलमी मंडी में तेल की कीमतों का बढ़ना, फिर जो आप ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो कंडीशन चल रही थी, मतलब जंगी सूरत हाल भी सामने आई, और फिर पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड ऊपर गई, जो कि पिछले कई सालों में, कई दिहाइयों में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस दफा बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हमें देखने को मिली। यानी इन्फ्लेशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब ये हो गया आउटर फैक्टर जो जिसमें पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट, मैं समझता हूँ कि UAE से लेके यूरोप तक हर जगह की रियल एस्टेट पे यानी हमें डाउनफॉल नजर आया, कमी हुई। लेकिन कुछ इंटरनल फैक्टर जो मैं समझता हूँ बैरियर टाउन के पर्टिकुलर इस खित्ते को लेके, जिसमें बैरियर टाउन की मैनेजमेंट के कुछ अपने एक्शंस थे। फॉर एग्जांपल इनको कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए बैरियर टाउन को, जो इनके रेजिडेंट्स को इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज होनी चाहिए, रेजिडेंट्स को इजी अप्रोच के मुताबिक वो होनी चाहिए पॉलिसीज। बिल्कुल ये ठीक बात है कि बैरियर टाउन को इन्वेस्टर फ्रेंडली, बैरियर टाउन के रेजिडेंट्स के जो इजी अप्रोच वाली पॉलिसीज हों, वो पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। और खासकर यहाँ पे काम करने वाले बिल्डर्स, डेवलपर्स, जो लोग
अपना बहुत बड़ा एसेट यहाँ लेके आते हैं, जिन लोगों का स्टेक लगा हुआ है बैरियर टाउन के अंदर, उनके लिए जो पॉलिसीज हैं वो भी काफ़ी इजी और फ्रेंडली होनी चाहिए, ना कि इतनी स्ट्रिक्टनेस हो यहाँ पे कोई भी काम करने वाला वो कतराए और यहाँ से भागने की कोशिश करे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से मार्केट डाउन भी हुई। और फिर ये भी कि डिमांड एंड सप्लाई वाले फार्मूला को भी बैरियर टाउन मैनेजमेंट ने प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया। ये मेरी अपनी पर्सनल स्टडीज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऑलरेडी कमर्शियल प्लॉट्स मार्केट में हैं और उनकी एक प्राइस खास हाइप क्रिएट होती है और उसकी प्राइस ऊपर जाती है, तो बैरियर टाउन की मैनेजमेंट कोई नए कमर्शियल प्लॉट भी मार्केट में ले आती है कि इनकी कीमत अगर फॉर एग्जांपल 10 करोड़ तक गई है तो यहाँ पे 7 करोड़ में एक नया प्लॉट सामने आ जाएगा, सेम लोकेशन, सेम साइज ऑफ प्लॉट। तो ये डिमांड एंड सप्लाई वाले फॉर्मूले को भी जरा अच्छे तरीके से अगर मैनेज किया जाए तो आई बिलीव कि मार्केट बहुत अच्छी चल सकती है। और इसी तरह अगर जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, ये डिफरेंट जो स्कूल ऑफ थॉट से लोग आते हैं, वो डिफरेंट बिजनेस यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, जिसमें लोग अपने स्कूल्स बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हैं, डिफरेंट इदारे जो अगर इंस्टीट्यूशनल जोन को प्रॉपर तरीके से आप डिक्लेयर करें, अनाउंस करें और लोगों को वेलकम करें, तो आई बिलीव कि बैरियर टाउन की मार्केट बहुत कम अरसे में बड़ी जबरदस्त तरीके से बेहतर हो सकती है। तो बहरहाल अभी मार्केट डाउन है और उसमें क्या फैक्टर्स हैं उसको हमने डिस्कस किया, फर्दर आगे देखते हैं। तो सर इसमें देखें जिस तरह से मार्केट नीचे है, यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए, ये चीज़ों को देखते हुए कौन सी ऐसी वो वाली प्रॉपर्टीज हैं, 3 ऐसी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं या करें जिनका मतलब जो है वो अभी अवेल करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को, यहाँ होल्ड करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए? 3 ऐसी बैरियर टाउन की कौन सी प्रॉपर्टीज है? अच्छा देखें, टॉप ऑफ द लाइन अगर मैं देखूं, बैरियर टाउन में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं या बाइंग बनती है, लेकिन फिर भी जो 3 आपने बात की उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा किसी भी तरह का 100% तैयार अपार्टमेंट हो या घर हो, यानी बेंगलो या विला रेजिडेंशियल में, उनकी कीमतें आजकल क्योंकि काफी मुनासिब हैं और ये प्राइस विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी इंक्रीज कर जाएगी। और क्योंकि आज तो इतनी कम कीमतों में मिल रही है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के एवज भी आपको मिल रही है आज अगर आप एग्जैक्टली। और इसी के साथ साथ बकर ये तो होगी नंबर 1 ऑप्शन है, रेजिडेंशियल कोई बेंगलो विला घर मकान अपार्टमेंट कोई भी चीज मिले आप लाजमी परचेज कर लें। अच्छा, दूसरी है कमर्शियल प्लॉट्स। अच्छा, कमर्शियल प्लॉट्स आप लोग अगर आपका बजट और आपकी जेब इजाजत दे तो कमर्शियल प्लॉट यहाँ पे मिस करने वाली अपॉर्चुनिटी नहीं। किसी भी कैटेगरी का 500 का 1000 देखिए, कमर्शियल प्लॉट कैटेगरी तो कमर्शियल ही आ जाएगी, साइज कोई भी हो, फॉर एग्जांपल 133 गज से 125 गज से लेके 8000 गज के कमर्शियल प्लॉट तक की यहाँ पे गुंजाइश मौजूद है। यानी बैरियर टाउन हर किस्म के इन्वेस्टर को वेलकम करता है। अच्छा, और उसके ऊपर फिर जो फिजिबिलिटी बैरियर टाउन आपको अलाउ करता है, यानी फिजिबिलिटी एज एन इन्वेस्टर, एज ए डेवलपर, एज ए बिल्डर बहुत अच्छी बन जाती है। यानी बेसमेंट, ग्राउंड और 6 स्टोरी तक की मंजिल आप बना लें 125 गज पे या 200 गज पे, और फिर इसी तरह 500 गज पे आप लोग तकरीबन कोई 10 से 12 मंजिलों पे ले जाएं, और फिर इसी तरह 18 मंजिला तक भी मेन जो जनाए एवेन्यू पे। तो इसी तरह से काफी अच्छी फिजिबिलिटी बनती है जिसमें रिटर्न यानी ROI बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। तो मैं ये समझता हूँ ये 2 चीजें, और फिर तीसरी चीज मैं ये समझता हूँ कोई भी ग्राउंड फ्लोर के शोरूम, शॉप्स जो कि किसी शॉपिंग मॉल के अंदर ना हो, मतलब ओपन स्पेस में, ये बिल्डिंग्स के नीचे बैंक बने हुए हैं जो आप आउटलेट के तौर पे किसी को भी दे सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंट, जिसमें किसी शॉपिंग मॉल की किसी की पॉलिसीज और बायलॉज एप्लीकेबल ना हो। आप इंडिपेंडेंट अपना कोई कारोबार कर लें, आप बैंक को दे दें, कॉर्पोरेट सेक्टर भी किसी को दें, आप फूड चेन ले आए, आप लोग कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसा गारमेंट्स का ब्रांड आ जाए, रेंटल इनकम अच्छा आता है, कोई छोटी सी दुकान भी हो, इवन आपने मतलब कोई 500 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट से लेके 8000 स्क्वायर फीट तक के एरिया की शॉप्स हमारे पास मौजूद है। तो ये काफी अच्छी अप्रोच के साथ है मेरा ख्याल है। तो ये शॉप्स लाजमी मैं रिकमेंड करता हूँ ये लेनी चाहिए। जो टोटल अमाउंट होगा ग्राउंड जो हम परचेज करवाएंगे उसका कोई 4 से 5% तो रेंट मंथली मिलता रहेगा, आमतौर पे लाजमी मिल रहा है। आजकल खैर रेंट जरा कम है लेकिन रूटीन में ये मिलता है, बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया जी पास्ट प्रेजेंट। अच्छा, अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ। जी, हमारा टॉपिक था जी, आने वाला टाइम 2025 है, 2024 है, जो कि स्टार्ट हो गया है। अभी कुछ चीजें गवर्नमेंट की तरफ से फाइनलाइज नहीं है, चीजें उसी तरह से चल रही हैं।
तो हम रियल स्टेट की दुनिया को लेते हुए आगे क्या देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एंड यूज़र के हवाले से, या कोई भी जिस तरह से आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ रिकमेंड की हैं, इन चीज़ों के हवाले से हम किस तरह से देख रहे हैं कि ये जो 40 और 50% का एक फिगर माइनस का है, हम इसको प्लस होता हुआ कितना टाइम लगा? अच्छा देखें, आज से पहले जो टाइम आया था ना, इसमें मैं अबू बकर ये कहूँगा कि बीच में शायद आर्टिफिशियल गेन भी था, एक बूम आया कि हर किसी ने बाकी सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं उनको इग्नोर करके लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आ गए। इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया था ना रियल एस्टेट को। एग्जैक्टली अच्छा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ के लोग रियल एस्टेट में आ गए, गोल्ड को छोड़ा, डॉलर को छोड़ा, करेंसी वाले भी सब लोग रियल एस्टेट में आ गए थे, तो बहुत सारा बूम मिल गया और बड़ी एक हाइप क्रिएट हो गई थी, फिर खासकर बैरियर टाउन को लेके, क्योंकि बैरियर टाउन को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट एक तरफ चलती है और बैरियर टाउन की रियल एस्टेट अलग थलग चलती है। अच्छा, अब ये डिफरेंट इस तरह से भी है कि यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई केस, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी, कोई न्यूज, कोई ऐसी चीजें, एग्जैक्टली वो जो चीजें चलती है ना, फिर ये चीजें मैं समझता हूँ कि हमारे कस्टमर्स को एक स्टेज पे ले जाके साइकोलॉजिकली वीक भी करते हैं। अच्छा, कि आप आज की सूरत एग्जैक्टली जो आज मजबूत असाब का बंदा मार्केट में स्टे कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, जो थोड़ा सा भी वीक होगा साइकोलॉजिकली, वो इस मार्केट में ना इन्वेस्ट करेगा ना ही स्टे करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली अब आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। मैं तो आने वाले टाइम में 2027 और 28 तक की प्लानिंग की बात करता हूँ। अच्छा, कि जिन लोगों ने आज इस टाइम फ्रेम में प्रॉपर्टी परचेज की है, वो कम कीमतों में अगर कर रहे हैं, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट करें कि कुछ 6 माह में या 4 माह में आपकी प्रॉपर्टीज की कीमतें वापस कोई डबल शाह नहीं होने वाले आप लोग। लेकिन ऐसा जरूर है कि ये पहले अपनी वापस पुरानी कीमतों पे आते हुए ज्यादा टाइम नहीं लेगी। ठीक है, मतलब उसमें 6 माह लग जाए, 1 साल लग जाए, लेकिन जो उससे ऊपर का जेन्युइन किस्म का गेन आएगा, यानी जिससे आप कहते हैं कि वो नॉन रिवर्सेबल होगा, जो बुरे से बुरे हालात में भी आपकी प्रॉपर्टी की कीमत को डाउन नहीं होने देगा, वो गेन आप साल 2027 और 28 तक का देखेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं इस चीज को। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम जो लोग भी कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करें, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई शोरूम ले रहे हैं, इवन छोटा सा प्लॉट भी ले रहे हैं, आप लोगों ने प्लानिंग अपने किचन को लेके, अपने बजट को देख के, अपनी पॉकेट को देख के जो प्लानिंग करनी है पाकिस्तान में रहते हुए, वो साल 2027 और साल 2028 तक की प्लानिंग करनी है। ये साल 2024 के अंदर साल 2024 की प्लानिंग खाली ना करें। आप लोग साल 2024 में रहते हुए साल 2027 और 28 तक की प्लानिंग करेंगे, यानी इस साल में आपको अगले 4-5 सालों की प्लानिंग करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये आगे आने वाला टाइम काफी मैच्योर टाइम है, जो कि प्रॉपर्टीज के रेट्स को बहुत अच्छी इनहेंसमेंट देने वाला है, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट देने वाला है। लेकिन उसमें वही लोग जीत जाएंगे, वही लोग कामयाब होंगे जो लोग सब्र का दामन नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत बड़ा सब्र का दामन लेना। एग्जैक्टली, और ये देखिए अगले 4-5 साल की प्लानिंग की हम बात करें। बिल्कुल ऐसे सर, थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम के लिए। तो नाज़रीन, जिस तरह से मेरा टॉपिक था बीटी के पास्ट, करंट और फ्यूचर, तो राना साहब ने इस चीज़ों के हवाले से बहुत अच्छा अपने प्रैक्टिकल और बैरियर टाउन के सर्वे और बैरियर टाउन को स्टडी करने के बाद जो अपने एनालिसिस दिए, तो इनमें मेरा जो ख्याल है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मतलब डिस्कशन में ना हो या जिसका वजूद ना हो। हर चीज़ को हमने यहाँ पे हकीकत में होते हुए देखा भी है, और आज वो चीज़ें हकीकत में नजर भी आ रही हैं। मज़ीद किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है, हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।